हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का हमारा साइंस का सीरीज़ हम लोग चलाने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक आप जान लीजिए। ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका 2019 में इसका वैकेंसी आया और 2022 में, चूँकि कोरोना की वजह से 2022 में इसका एग्ज़ाम होता है और 2022 में 99 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होता है। 99 शिफ्ट अर्थात 33 दिन तक इसका एग्ज़ाम चला और हर दिन 3 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो 33 या 99 शिफ्ट है। तो प्रत्येक शिफ्ट में आपके जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए वो 25 और मैथ के प्रश्न पूछे गए वो 25 और रीजनिंग के 30 और जीके के 20। तो हम लोगों ने उन सभी सवालों को एक जगह में कलेक्शन के बाद जो 25 क्वेश्चन जो है आपका साइंस का, उसे हमने अलग किया है और उसे ही इरादा है कि जो 25 क्वेश्चन का सेट है वो आपको प्रोवाइड किया जाए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपको ये समझने में भी मदद मिलेगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट सवाल तो पूछे ही जाते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदे की बात है। तो चलिए, आज हम लोग जो 17 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, 17 अगस्त को जो पहला दिन एग्ज़ाम था 17/8/2022, जो कि पहला शिफ्ट था लेवल 1 का एग्ज़ाम, तो इसे हम लोग देखते हैं, जो कि हिंदी में आपका होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान का आज का सेट। आप अपने आप में आजमाते भी जाएं कि आपका क्या लेवल है। अब इसमें देखिए, इसमें और एक बात है आपका कि ये तो हमारा सेट 1 है आज का, यानी आज पहला है सेट 1। तो इसमें और एक चीज़, आपको जो आंसर की आया था वही आपके पास पेश किया गया है। तो इसमें आप जो आंसर की आया था उसी का स्क्रीनशॉट है, केवल एक्सट्रैक्ट करके। इसीलिए जो आपका क्वेश्चन का नंबर जैसे यहाँ 7 दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 मैथ या फिर रीजनिंग या जीके से था। साइंस का सवाल 7वां नंबर में है, तो इसीलिए आपको नंबरिंग आपको अलग देखने को मिलेगा। इसे हमने एडिट नहीं किया है। और दूसरी बात, यहाँ आपको जो सही जवाब है वो भी आपको नज़र आ रहा है। सही जवाब जो ग्रीन कलर से है वो भी। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया गया है। अगर आपका डिमांड हो तो ये जो सही जवाब वाला जो है इसे मिटाया भी जा सकता है। इसे मिटाया जा सकता है ताकि आपको पता भी चले कि आपको पता ना चले कि सही क्या है, फिर आप 10 सेकंड रुक के और इसके बाद फिर आप देखें। तो जैसा आप कहिएगा कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि क्या किया जाए। आज बनाया गया है जवाब के साथ ही वीडियो, यानी जो जैसा दिया हुआ है वैसा ही बनाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं और आप अपने आप को आजमाते चलिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो जो हमारा पहला सवाल है आज का विज्ञान का, जो कि 25 क्वेश्चन होने वाला है सेट 1 का, पहला सवाल जो हमारा है वो सवाल कहता है कि जिप्सम को, एक मिनट, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है और यह एक सफेद चूर्ण है, पाउडर है, और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो जो यौगिक एक्स है वो क्या है? तो जवाब तो आपका दिख रहा है यहाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा, धावन सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब है। लेकिन ये ऐसा क्यों है ये हम लोग देखते हैं। देखिए ऐसा है, जिप्सम क्या होता है ये आप पहले जानिए। जिप्सम आपका होता है कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, ये होता है आपका जिप्सम। और जिप्सम को जब गर्म किया जाता है 373 केल्विन तापमान पर, ये एनसीईआरटी 10वां क्लास का दूसरा चैप्टर में अम्ल क्षार लवण जो है उससे पूछा गया है। इसे जब गर्म आप कीजिएगा तो आपका बनेगा CaSO4। अब गर्म कीजिएगा तो पानी आपका भाप बन के उड़ेगा, तो कुछ पानी आपका उड़ जाएगा, तो आपका पानी बचेगा केवल आधा, 2 में आधा बचेगा। इसका मतलब जो 1.5 पानी है वो आपका निकल रहा है। अब ये जो आपका जो बन रहा है ये यौगिक, इस यौगिक का ही नाम है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही था सवाल और इसके अलावा कुछ नहीं है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो कि अग्निरोधी पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑप्शन में बात करें बेकिंग सोडा, तो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धावन सोडा की बात करें, ये भी 10वां क्लास के उसी पार्ट से है, तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जो कि है आपका NaOH। तो ये रहा आपका चारों ऑप्शन का इलेबरेशन और इस सवाल का तोड़। तो अगला सवाल जो है वो हम लोग देखते हैं। ये सवाल भी 10वां क्लास का है, प्रकाश चैप्टर से है। कभी कभी कोई शिफ्ट में 10वां से दिया है, कोई शिफ्ट में 9वां से दिया है, कोई शिफ्ट में दोनों से दिया है। आपको हर एक प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? अब देखिए यहाँ दिया हुआ है वास्तविक बड़ा, वास्तविक छोटा, आभासी बड़ा, आभासी छोटा। पहले हम लोग जानते हैं कि ये प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी का क्या मतलब होता है। तो आपको पता होगा कि दर्पण जो होता है, कोई भी दर्पण आप ले लीजिए, उत्तल, अवतल, समतल, कोई भी प्रकार का दर्पण, तो
तो दर्पण के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसे आप जानिए। मान लिया जाए आपके पास एक समतल दर्पण है, वो नीचे के साइड पेंट किया हुआ है, यानी ऊपर के साइड जैसे आप यहाँ पर आप खड़े रहेंगे तो आपका इमेज बनेगा, इसमें इधर आप खड़ा रहेंगे तब बनेगा। तो अब बात यह है कि ऐसे जगह में क्या होता है कि यहाँ से किरणें प्रकाश की निकलती हैं, और जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं उनका होता है क्या, परावर्तन। प्रकाश की जो भी किरणें यहाँ पड़ती हैं उनका होता है परावर्तन। अब ये किरणें जो परावर्तित किरणें हैं, ये किरणें तो आगे जाके इधर मिल नहीं सकती, तो इधर अगर हम इसे बढ़ाते हैं इधर तो मिलती नहीं है, बल्कि वो मिलती हुई लगती हैं और इधर आपका इमेज बनता है। अब देखिए इसमें जो इमेज बन रहा है आपका, इसमें जो भी परावर्तित किरण है, जैसे ये आपका परावर्तन हुआ वापस लौटा, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण सच में नहीं मिला, रियल में नहीं मिला, बल्कि वो नकली में मिला, जबरदस्ती मिलाया गया। तो अगर रियल में मिलता तो जो प्रतिबिंब बनता उसे हम लोग बोलते वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन चूंकि यहाँ रियल तो नहीं है, ये नकली है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो जब भी परावर्तन के बाद प्रतिबिंब बनेगा, इस प्रकार की परावर्तित किरणें सच में मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब, और सच में ना मिले, नकली में मिले तो आभासी प्रतिबिंब। तो ये रहा आपका आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट। तो अब जो सवाल है आपका वो आप गौर कीजिए कि कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त किया जाने वाला प्रतिबिंब जो है वो आप जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक पर्दा लगाइएगा, यहाँ पर एक पर्दा अगर आप यूज करिएगा, इसे अलग कलर से कर लें, यहाँ एक अलग अगर पर्दा लगाइएगा तो यहाँ आपका प्रतिबिंब नजर आएगा, लेकिन दर्पण के पीछे आप पर्दा तो नहीं लगा पाइएगा वर्चुअली, नकली रूप से, क्योंकि दर्पण के पीछे जाइएगा तो आपको नजर नहीं आएगा। तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, या तो बड़ा या तो छोटा, लेकिन वास्तविक जो होता है उसे ही आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, और इसी मैकेनिज्म से हम लोगों को आईना में अपना चेहरा नजर आता है। तो चलिए अगले सवाल में कभी फिर इसका डिटेल हम लोग करते हैं, यानी इस प्रकार के जो प्रतिबिंब का कहानी, इस सवाल में आपका इसका जवाब क्या होगा, ए और बी दोनों, इसीलिए इसका जवाब ए और बी आपका दोनों दिया हुआ है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। ये रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है जो कि 10वां क्लास का है, केमिस्ट्री का। तो सवाल कहता है कि निम्न में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है वो हम लोग देख लें। ऑप्शन है आपका सिल्वर ऑक्साइड यानी AgO, और उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, और सिल्वर क्लोराइड AgCl, और एक बार है दोनों आपका ऑप्शन में, तो AgCl और AgBr। तो AgCl और AgBr का इस्तेमाल होता है। ये आपका तथ्यात्मक सवाल है, इसमें तो कोई तरह का कोई कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं, बस आपको जानना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। यह आपका विद्युत के बाद जो चुंबक वाला चैप्टर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकत्व का जो है आपका उसके गुण, वो पाठ आपका 10वां क्लास का जो विद्युत के बाद जो पाठ है फिजिक्स का, इसका है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। परिनालिका के लिए, परिनालिका क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। इसका उपयोग मृदु लोह के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखाएं सकेंद्री वृत्त होती हैं। तो यहाँ हमको पहचानना है कि कौन कौन सही है। इसमें आपका दिया हुआ है 1 और 2 सही है, मतलब ये दोनों सही है, लेकिन कैसे वो हम लोग देखते हैं। जवाब तो आपको पता है। सबसे पहला चीज़ हम लोग जानते हैं परिनालिका क्या है। परिनालिका आपका क्या होता है, जब भी कोई आपका इंसुलेटर मतलब कुचालक है, कोई भी कुचालक, और कुचालक में अगर हम लोग कोई तार को हम लोग लपेट देते हैं ऐसे, और लपेटने के बाद अगर हम लोग इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, प्लस माइनस दे दिए, धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये जो हमारा सिस्टम जो बना, ये पूरा जो सिस्टम जो बना, इसे ही हम लोग बोलते हैं परिनालिका। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सोलेनोइड। अब जो परिनालिका जो होता है आपका, तो परिनालिका का उपयोग मृदु लोहे यानी नरम लोहे को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। कैसे उसको बताएं कि मान के चलिए आपके पास कोई ये नरम लोहा है, अगर इसे आप इसके अंदर आप रख देंगे, इसके अंदर आप रख देंगे तो यह चुंबकित हो जाता है। तो इसका उपयोग तो किया जाता है। और यह चुंबकित होने के बाद या फिर ऐसे भी यह क्षण चुंबक का कार्य करता है। अब ये बोलता है यहाँ क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त होती है, यही बात गलत है।
यहाँ जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार की होती हैं, ऐसे, और इधर आपके इस प्रकार की। तो यह सकेंद्रीय वृत्त तो नहीं है, बल्कि यह लूप का निर्माण करती है। इसीलिए जो तीसरा पॉइंट है वो आपका गलत है, पहला और दूसरा आपका क्या है वो सही है। तो ये रहा आपका सोलेनोइड यानी परिनालिका की कहानी। अगला सवाल हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। ये 9th क्लास में आपका एड्स के बारे में है, बीमारी वाला चैप्टर जो है। तो एड्स का पूर्ण रूप जो आपका है वो है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपको तथ्यात्मक है, ये आपको बस जानना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, ये सवाल है न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व कौन है और अंतिम तत्व कौन है। तो ऐसा है कि जो हमारा तत्वों की आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी जो हमारा अभी का आधुनिक आवर्त सारणी है, उससे पहले बहुत सारी आवर्त सारणी बनी। जैसे सबसे पहले आपका बना था डोबेराइनर का ट्रिक, और उसके बाद डोबेराइनर जो ट्राइड्स बना, ट्राइड्स, उसके बाद आपका बना न्यूलैंड्स का अष्टक यानी ऑक्टेव अष्टक, और उसके बाद आपका बना मेंडलीफ का आवर्त सारणी, और उसके बाद बना है आपका मॉडर्न। तो जो न्यूलैंड्स का जो था उसमें आपका पहला तत्व अंतिम तत्व आपका खोजा है। न्यूलैंड्स के टाइम में जो पहला तत्व था वो आपका था हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व जो था वो आपका था थोरियम। ये भी आपका फैक्चुअल है, ये बस आपको जानना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है। यह इकोलॉजी से यह प्रश्न है, यानी विज्ञान का इकोलॉजी के तहत सवाल हमारा है, निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को साफ रखने में मदद करता है। तो जीवाणु और कवक जो हैं यह आपका अपमार्जक बनकर पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। तो ये दोनों पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। कैसे? तो जो भी हमारे सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको और पर्यावरणीय रूप में डिग्रेड करके, उनका जैव निम्नीकरण करके यह पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 37, यह भी 10वां क्लास का प्रकाश चैप्टर से है। सवाल हमारा कहता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष देखिए ये आपका है, मान के चलिए ये गोलीय दर्पण इस प्रकार से। चलिए इसे और फिर से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। गोलीय दर्पण मान के चलिए कि ये आपका है गोलीय दर्पण, और इस प्रकार से आपका सीधी रेखा है। अब देखिए ये आपका पीछे की साइड मान के चलिए कि यहाँ पेंट किया हुआ है, और यह आपका अवतल दर्पण है। तो ये जो लाइन जो आपको दिख रहा है, ये लाइन ये आपका कहलाता है मुख्य अक्ष, और ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु वो आपका कहलाता है मूल बिंदु। तो ये आपका मूल बिंदु है, ये आपका है मुख्य अक्ष। अब उसके बाद यहाँ आपसे पूछा हुआ है कि मुख्य अक्ष के बारे में कौन सा कथन सही। यह दर्पण पर अभिलंब होता है, बिल्कुल सही। दर्पण पर यह अभिलंब होता है, ये आपका सही है। उसके बाद आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है। देखिए जब प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि मुख्य अक्ष पर पड़ेगा, वह कहीं भी पड़ सकता है। इसका मतलब ये जो दूसरा बात है ये आपका गलत है। तीसरा बात देखते हैं, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है। फोकस क्या होता है? अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई लगती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो मिलेगा कहाँ? मिलेगा आपका हमेशा मुख्य अक्ष पर ही। इस प्रकार मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर ही होता है, इसीलिए आपका 1 और 3 इसमें सही कहा गया। तो मुख्य फोकस क्या है? इसमें अवतल दर्पण का मुख्य फोकस आपका इधर है, इसीलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी आपका इधर, 0 के इधर क्या होता है? 0 के इधर माइनस में, और यही उत्तल रहता तो उत्तल दर्पण का आपका क्या हो जाता? प्लस में। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, ये कोशिका को क्लास 9 का जो जीवन की मूलभूत इकाई करके एक पाठ है विज्ञान में, इससे हमारा ये सवाल है एनसीईआरटी से। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका का एक हिस्सा होता है। कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करता है? तो उसका काम औषधियों और विषों का निराविषीकरण, जो भी जहरीला चीज हमारी कोशिकाओं में आता है उनका जहर को मिटाने का काम करता है एसईआर। ये कार्य इसका इंपॉर्टेंट है। जवाब आपका दिया हुआ है, इसीलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देता है। तो विद्युत मोटर का कौन सा भाग धारा की दिशा को उलटता है? तो ऐसा है कि विद्युत मोटर में आपका कुछ इस प्रकार होता है। ऐसे 2 चुंबक होते हैं, एस आपका एन, और उसके बाद बीच में होता है एक आर्मेचर जो कि घूमता है। उसके बाद इधर आपका लगा हुआ होता है, इधर से आपका करंट जाता है। तो करंट आप दीजिएगा, तो करंट दीजिएगा, उसके बाद ये घूमता है। तो यहाँ पर आपका 2 वलय लगे होते हैं, रिंग। अब जो रिंग लगे होते हैं ये दोनों रिंग आपके आधे आधे होते हैं।
यहाँ इसका कलर हम लोग बदले, दोनों रिंग एक आधा इस प्रकार से होता है, आधे आधे करके, तो इसे हम लोग बोलते हैं विभक्त वलय। विभक्त वलय स्प्लिट रिंग, यही है वो जो धारा की दिशा को उलटते हैं। धारा की दिशा को उलटना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर उल्टा ना जाए तो एक बार ये इधर घूमेगा, एक बार इधर घूमेगा, बल्कि जबकि इसे पूरा इधर और फिर इधर, हर बार इसका दिशा बदलना जरूरी है। यानी एक बार इधर घूमा, एक बार इधर, और नहीं तो एक बार ऐसे ऐसे घूमेगा तो फिर ये पूरी तरह से राउंड नहीं कर पाएगा। ऐसे जो आप देख रहे हैं इसमें आपका पूरा राउंड कर रहा है, तो ये राउंड हो इसके लिए धारा की दिशा को बदलना जरूरी है। यह काम करता है विभक्त वलय। तो इस प्रकार ये सवाल आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है बल्ब के फिलामेंट को क्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। देखिए, जो बिजली का हमारा बल्ब होता है, बल्ब आपका कुछ इस प्रकार से जो बल्ब होता है हमारा, तो बल्ब में क्या है वो आप पकड़िए। बल्ब जो है आपका उसमें इस प्रकार से कुछ है, और यहाँ आगे जाके यहाँ पतला ऐसे करके कुछ तार होता है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। अब इसमें जब करंट जाता है तो यह करंट से विद्युत धारा का एक प्रभाव होता है कि जब धारा बहती है तो कोई चीज़ गर्म हो जाता है, तो यह हो जाता है गर्म। अब जब गर्म होगा ये, तो इसका प्रतिरोध बहुत हाई रखा जाता है। प्रतिरोध हाई का मतलब ये है यह धारा को रोकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा धारा को रोकेगा उतना ज़्यादा यह गर्म होगा। और आपको पता है कि गर्म होने पर कोई चीज़ सबसे पहले लाल होता है, और लाल के बाद उसका रंग पीला से सफ़ेद की ओर होने लगता है। तो इस प्रकार जब हल्का गर्म होता है तो यह लाल होता है, और धारा को रोकते रोकते यह लाल से पीला और सफ़ेद होता है, और वही हमारा प्रकाश का स्रोत बन जाता है। तो इस प्रकार से बल्ब लाइट देता है। इसका मतलब इसका प्रतिरोध एकदम हाई होना चाहिए। जितना प्रतिरोध होगा उतना धारा को रोकेगा, जितना रोकेगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, जितना गर्म होगा उतना उसका लाइट बढ़ेगा। अगला प्रश्न, यह प्रश्न जो है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से, जो हमारा 10वां क्लास का एनसीईआरटी है उसके 5वें चैप्टर से है, जो हमारा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उससे हमारा ये पार्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। तो सवाल क्या है वो हम लोग देख लें। सवाल है जब परमाणु क्रमांक क्या होता है तो नाभिकीय आवेश का क्या होता है, और आकर्षण विद्युत आकर्षण का क्या होता है। यहाँ ये सवाल बहुत जटिल है, आपको चारों ऑप्शन में आपको गौर करना पड़ेगा इसमें, कि ये साइज की बात है। यहाँ हम लोग एक बार अगर लिख लें इसको तो हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ कहता है कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है 3 में बढ़ता है, 1 में घटता है दिया हुआ है, तो मान के चलिए यहाँ बढ़ता है हम लोग लिखते हैं। तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, लिथियम से फ्लोरीन तक का बात है, तो लिथियम जिसका परमाणु संख्या 3 है और फ्लोरीन जिसका परमाणु संख्या 9 है, तो जब परमाणु संख्या बढ़ रहा है तो नाभिकीय आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जितना होता है इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है, कोई भी परमाणु में प्रोटॉन भी उतना ही होता है। तो जब ई बढ़ेगा तो आपका पी भी बढ़ेगा। और नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच जब ये दोनों चीज बढ़ेगा, यानी बीच में प्लस चार्ज और साइड का माइनस चार्ज बढ़ेगा, तो दोनों के बीच का आकर्षण बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब आपका 3 जगह बढ़ता है, तो 3 जगह बढ़ता है किसमें है, आपका इसमें है। इस प्रकार आपका अगर आप 2 भी आप 3 जान जाएं तो आपका सही हो जाएगा। अब अगला आपका पक्का है कि घटती है होगा, इसीलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटती है। अब देखिए इसमें क्या है, अब पूरे सवाल को एक बार हम लोग बारीकी से समझते हैं ताकि हमें कोई तरह का कोई दिक्कत ना हो। इस सवाल को थोड़ा आराम से देखिए। सवाल में आपका क्या बोला उसे देखिए। ये हमारा लिथियम है, लिथियम का परमाणु संख्या क्या होता है, तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1। लिथियम के बाद होता है बेरिलियम, बेरिलियम का 4 है, 2 और 2। उसके बाद है बोरॉन का 5, 2 और 3। और उसके बाद बोरॉन के बाद कार्बन का 6, 2 और 4। कार्बन के बाद नाइट्रोजन का 7, 2 और 5। उस नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का 8, 2 और 6। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद आपका क्या है, तो ऑक्सीजन के बाद आपका फ्लोरीन है, 2 और 7। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि इधर आने पर साइज घट रहा है, क्यों, जबकि कक्षा की संख्या सेम है। देखिए पहला कक्षा में तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कक्षा में 1 में 1 है, और ऐसे ऐसे जब बढ़ते जाएंगे तो सबसे लास्ट वाला का जो दूसरा कक्षा है उसमें कई ठो इलेक्ट्रॉन है, तो 7 ठो इलेक्ट्रॉन है। आप देखिए यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात गौर कीजिए, यहाँ 2 प्लस और 2 माइनस के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ 7 प्लस
और 7 माइनस के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होगा? 7 7 में होगा। जब ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा सिकुड़ेगा कौन? 7 7 वाला। इसका मतलब साइज इधर जाने पर क्या होगा? घटेगा। इसलिए इसका साइज आपको घटता हुआ नजर आया। जबकि सब में कक्षाओं की संख्या सेम है, लेकिन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो पूरा इलेक्ट्रॉन बढ़ा, पूरा इलेक्ट्रॉन प्लस 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 माइनस का ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ, तो अट्रैक्शन होने से वो सिकुड़ा और साइज घटा। ये सवाल का एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा है, एक बार आप इसे जरूर गौर करें। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 53। सवाल कहता है कि जब धुएं से भरे कमरे में प्रकाश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इसमें किस कारण से दिखाई देती है? जब आपका कोई धुआं से भरा रूम होगा, जब आप टॉर्च जलाइएगा तो आपको पूरा पुंज नजर आएगा, पूरा एकदम बीम आपको दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। क्यों? धुआं जो है आपका सॉलिड है और उसका साइज जो है वो छोटा छोटा होता है। जब किसी छोटे आकार के, मान लिया जाए ये कोई छोटे आकार का कण है, कोई भी कण, और इसमें जब प्रकाश पड़ता है तो यह चारों दिशाओं में फैल जाती है और इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश का जो प्रकीर्णन का जो तीव्रता होता है वो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है, और सबसे ज़्यादा ब्लू रंग के लिए होता है, ब्लू और बैंगनी के लिए, और सबसे कम लाल के लिए। तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, जिसे हम लोग टिंडल प्रभाव भी प्रकाश का प्रकीर्णन का एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये सवाल अंग्रेजी में, जो व्यक्ति भी इस सवाल को हल किया है वो आपका इस सवाल नहीं समझ में आया होगा हिंदी में तो उसे अंग्रेजी में कर लिया। सवाल आपका है कि व्हाट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट द एयर पासेज फ्रॉम कोलैप्सिंग। यहाँ कहता है कि जो आपका सांस लेने के लिए जो हमारा सिस्टम है, जो नली है, उस नली में आपका कुछ इस प्रकार से, आप अपना जो गर्दन है उसमें आप छू के भी पता कर सकते हैं कि इस प्रकार से आपका ऐसे है। ऐसा क्यों है? ताकि यह कोलैप्स ना कर जाए। अगर ऐसा ही रहेगा डायरेक्ट तो ये ढह सकता है, और ढह के आपका इतना छोटा जगह में आपका आ सकता है। ऐसा आपका बनाया गया है, और ये इसमें हड्डी भी नहीं है, बल्कि इसमें एक कमजोर हड्डी है। कमजोर हड्डी को हम लोग उपास्थि बोलते हैं, अस्थि का भाई उपास्थि। तो उपास्थि को अंग्रेजी में बोला जाता है कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज का रिंग है, कार्टिलेज का रिंग के वजह से वो कोलैप्स नहीं करता है। ये सवाल यहाँ पूछा हुआ था कि कोलैप्स क्यों नहीं करता है, तो रिंग ऑफ कार्टिलेज की वजह से कोलैप्स नहीं करता है। अगला प्रश्न, ये आपका जय प्रक्रम नाम करके पाठ है एक 10वां क्लास का एनसीईआरटी में, उससे यह सवाल पूछा गया है। सवाल आपका क्या कहता है वो हम लोग देख लें। सवाल कहता है एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट का निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को बताता है। तो देखिए इसका जवाब तो यहाँ दिया हुआ है, इसे ही हम लोग समझते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है। ए जो है आपका वो ऊपरी अधिचर्म है। यहाँ देखिए ए जो है आपका वो ऊपरी अधिचर्म, यानी कोई भी जो काट जो आपका ऐसे बना हुआ है उसका जो बाहरी हिस्सा जो आपका है, तो सबसे बाहरी हिस्सा को आपको बोला गया है ऊपरी अधिचर्म। और उसके बाद बी आप देखिए, बी आपका जो यहाँ दिया हुआ है ये आपका है निचली बाह्य त्वचा। और उसके बाद सी आपका देखिए, सी आपका यहाँ है, यानी उसके अंदर में जो छोटा छोटा है गोल गोल वो आपका रक्षक कोशिका है। और डी जो बीच में स्पेस है, बीच में वो वायु का अवकाश है, वायु के लिए खाली जगह। और उसके बाद ई जो आपको दिख रहा है बीच में गोल गोल जो आपको दिख रहा है वो आपका है हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से पौधे का पत्तियों का रंग हरा होता है और जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। तो ये आपको 10वां क्लास के एनसीईआरटी या कहीं से भी पत्ते का अनुप्रस्थ काट को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ गया। यहाँ तो आपका आंसर दिया हुआ है, एक्सप्लेन हो गया। यहाँ से और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत होती है? तो देखिए श्वसन क्या है ये हम लोग पहले समझते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें मिलता है उससे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज है जिसका सूत्र है C6H12O6, ये आपका है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो है इसी से हम लोग को ऊर्जा बनाना रहता है। अब हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस में लेते हैं ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है या अभिक्रिया करता है ये ऑक्सीजन, तो बनता है हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और ऊर्जा बनता है, और यही ऊर्जा से हम लोग जीते हैं। लेकिन ये अभिक्रिया उतना आसानी से नहीं होता है जितना आसानी से हमें लगता है। ऐसा कोई बात नहीं उतना आसानी से। इसी का हम लोग चलिए चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि यह कितने प्रकार से होता है और इसमें क्या क्या सीन है और इसका जवाब ये क्यों है। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक जो जय प्रक्रम है उसी का हमने PDF निकाला है आपके लिए। तो बात यह है कि ये जो ग्लूकोज जो आपका बनता है उसमें आपका 6 कार्बन होता है। ये जो आप देख सकते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में आपका 6 कार्बन है।
और श्वसन का में होता क्या है कि ये 6 कार्बन वाले को पहले जो हमारा कोशिका है, कोशिका में आपका बीच में केंद्रक है, साइड साइड में आपका कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है कि यह टूट के पाइरूवेट बनता है। पाइरूवेट मतलब 3 कार्बन अणु, कार्बन का अणु 3 होता है इसमें। अब ये पाइरूवेट का क्या होता है, ये पाइरूवेट को अगर ऑक्सीजन मिल जाए, जो सांस हम लोग लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, यह काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग बिजली घर भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमें ऑक्सीजन का अभाव हो जाए, जैसे दौड़ते वक्त हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है शरीर में। सांस हम लोग मुंह से भी लेते हैं, नाक से भी, तब भी हमारा काफ़ी नहीं हो पाता है। तो हमारा जो पेशी कोशिका है उसमें ऑक्सीजन के अभाव में पाइरूवेट क्या होता है, वो लैक्टिक अम्ल में टूटता है और ऊर्जा बनता है। और वही ऊर्जा से हमारा उस दौरान का ऊर्जा तो मेकअप होता है, लेकिन लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाती है। इसी वजह से ज़्यादा दौड़ने या फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारा बदन दर्द करता है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण, जिससे हम लोग मसाज करके उसका लैक्टिक एसिड को मिटा सकते हैं। अब अगर ऑक्सीजन साफ से ना मिले तो यीस्ट में ऐसा होता है, बल्कि यीस्ट को ऑक्सीजन न भी मिले तो पाइरूवेट जो है वो एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदलता है। मतलब वो बगैर ऑक्सीजन ना भी मिले बहुत लंबे समय तक तो भी वह ऊर्जा बना के सर्वाइव कर सकता है। तो ये रहा आपका ऑक्सीजन टूटने का कई जरिया, जो कि आपका हमारी पेशी कोशिका में टूटता है, ये लैक्टिक अम्ल वाला। अब देखते हैं इसका सवाल। अच्छा, अभी जो आपको बताया गया था कि एनसीईआरटी से एक सवाल जो रंध्र वाला सवाल था, जो कि अनुप्रस्थ काट का, आप देखें कि यह बुक में आपका डायरेक्ट हूबहू आपका कैसा दिया हुआ है। तो देखिए, ये रहा एनसीईआरटी का वो पेज, और जिसमें देखिए वही फोटो को आरआरबी चिपका दिया है। तो कैसे सवाल पूछता है एग्जाम में, कैसे सवाल नहीं पूछ सकता है, देखिए आपका जैसा आप देखे वहाँ कि कौन कौन सा क्या है, हरित लवक, वायु कोश, द्वार कोशिका, और उसके बाद निचली बाह्य कोशिका, और फिर ऊपरी त्वचा, ये सभी चीज़ें यहाँ आपसे पूछी गई हैं। एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से कैसे सवाल पूछा जा रहा है ये आप देखें, ताकि आपको क्या पढ़ना है ये पता चले। तो ये जो सवाल है इसका जवाब यहाँ ये कैसे है, पाइरूवेट के कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में रूपांतरण जो होता है वो ऑक्सीजन की जरूरत से होती है, और पाइरूवेट एथेनॉल में बदलता है बगैर ऑक्सीजन के, और जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में बदलता है, किसमें, कोशिका द्रव्य में, और पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड में ये तो कभी भी बदल सकता है, कोई भी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मौजूदगी गैर मौजूदगी हर प्रकार से बदलता है। अगला प्रश्न ये भी है विद्युत चैप्टर जो 10वीं क्लास में है, उससे कौन सा ओम के नियम को बताता है। तो ओम का नियम आपको पता है, V बराबर IR, इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, V बराबर IR। अभी आप इतना ही जानिए, ओम के नियम का एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, इसके लिए कभी अलग से हम लोग को मौका मिलेगा। ऐसे ओम का नियम जो है आपका, कोई भी तार आपका रहेगा, एक बार 1 मिनट के लिए बताया जा सकता है, कोई तार आपका है, कोई तार के दोनों सिरों के बीच जितना भी वोल्टेज है यानी विभवांतर है, वो विभवांतर उस पर बहने वाली धारा के हिसाब से बदलता है। इसका मतलब I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, इसीलिए कहा जाता है कि धारा और वोल्टेज समानुपाती होगा किसी तार के 2 सिरों के बीच। यही है आपका ओम का नियम, लेकिन बशर्ते कि तापमान समान होना चाहिए और वो तार चालक होना चाहिए, अर्धचालक नहीं, तभी आपका लागू होगा। तो V बराबर IR, ओम का नियम। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करती है वह अंतःस्यंदन कहलाती है। इस प्रक्रिया का बहुत ज़्यादा रोल भी है। जैसे आपका जमीन है, जमीन में अगर पानी का सोखने की क्षमता, अंतःस्यंदन की दर अगर ठीक है तो उस क्षेत्र में बाढ़ आने की कम संभावना होती है, और बहुत जगह में जहाँ अंतःस्यंदन की मात्रा कम होती है और पावर कम होता है वहाँ बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। यह धातु अधातु, ये विद्युत चैप्टर से है। टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में होता है, बिल्कुल सही। फ्यूज को विद्युतमय तार में जोड़ते हैं, यानी जिंदा तार में जोड़ते हैं जिसमें करंट बहता है, बिल्कुल सही। फ्यूज बनाने के लिए जो पदार्थ है उसका गलनांक हाई होना चाहिए, बिल्कुल गलत। गलनांक लो रहेगा तब तो थोड़ा सा भी हाई करंट आएगा और गल जाएगा और बाकी हमारा अप्लायंस बच जाएगा। इसमें क्या होता है, इधर से आप करंट देते हैं, इधर हमारा AC, फ्रिज, आयरन सब चीज आपका जोड़ा हुआ है, इसका गलनांक बहुत कम रखा जाता है। जहां धारा का मान जितना भी हम निर्धारित किए हैं उससे हाई हुआ, यह कट जाएगा, आगे की चीज हमारा बच जाएगा। यही है फ्यूज का कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न ये अम्ल क्षार लवण से है, 10वीं क्लास से। ये सवाल है क्लोर अल्कली प्रक्रिया यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया में 3 उत्पाद क्या क्या बनते हैं। तो जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है ये क्या है वो बताते हैं। देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया जो है ये आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और जल की मौजूदगी में, इसमें ना बिजली हम लोग बहाते हैं, विद्युत अपघटन इसका करते हैं। तो क्या बनता है, हमारा बनता है NaOH, H2 और Cl2। तो NaOH चूंकि आपका क्षार है और ये आपका क्लोरीन है,
यही वजह से इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया यानी क्लोर अल्कली प्रक्रिया कहते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोरीन और NaOH है, तो यह प्रक्रिया काफ़ी यूजफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारी काम की चीज़ें बनती हैं, जैसे NaOH आपका, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये सभी चीज़ें एक ही अभिक्रिया में हमें बनती हैं। अगला प्रश्न, ये सवाल कार्बन एवं उसके यौगिक से है जो कि 10वां क्लास से है। क्वेश्चन नंबर 79 सवाल कहता है दो समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर होगा। यह सवाल बहुत ही अजीब है एक तरह से देखा जाए तो नए लोगों के लिए। समजातीय श्रेणी क्या होता है वो आपको बताएं। जैसे मान लिया जाए आपका जो ये है आपका मीथेन यानी CH4, अगला मेंबर आपका होता है इथेन C2H6, उसका अगला मेंबर होता है C3H8 यानी प्रोपेन। अब देखिएगा कोई भी दो के बीच जो अंतर होता है वो आपका होता है CH2। तो जब भी कोई सीरीज में दो के बीच अंतर CH2 है, CH2 का अंतर है, यानी कार्बन आपका 1 का और हाइड्रोजन 6 में 4 2 का, तो CH2 के अंतर वाले सीरीज को समजातीय श्रेणी कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो पूछा है कि इसमें कितना का अंतर है, तो CH2 का आप परमाणु द्रव्यमान निकाल दीजिए, कार्बन का 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 8 है 2 ठो, तो 6 प्लस 2 1 2, तो 6 2 आपका कितना हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ जो है दो क्रमागत समजातीय श्रेणियों के बीच का आणविक द्रव्यमान अंतर कितना होगा, यहाँ आपका आंसर 14 दिया है। देखते हैं कि आंसर क्यों 14 है। तो इसमें हमने एक गलती किया है, जो कार्बन जो है उसका परमाणु द्रव्यमान चूंकि 12 होता है, 6 दूनी 12, तो 12 और 2 आपका कितना हो जाएगा, वो होगा हमारा 14। तो चलिए इस मिस्टेक को हम लोग तुरंत में सुधारते हैं। कार्बन का आपका परमाणु द्रव्यमान 12 और हाइड्रोजन का 2 एकम 2, तो 12 और 2 14, तो 14 जो है इसका वो सही जवाब है। तो कभी कभी ये पूछता है कि अंतर कितना का होता है, तो CH2 का यह सवाल थोड़ा हाई लेवल का पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हमारा रसायन विज्ञान 10वां क्लास जो है, 10वां क्लास का विज्ञान का यह पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से समीकरणों को संतुलित करने वाले से पूछी गई है। सवाल क्या कहता है, देखिए, निम्न अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। P FeSO4, Q Fe2O3, R SO2, S SO3। तो इसको आप सिंपली आप संतुलित कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, चारों ऑप्शन को रख भी सकते हैं। यहाँ आप देखिए Fe आपका क्या है, 2 है, 1 है, और इधर आपका Fe 2 ठो है, तो यहाँ आप सबसे पहले 2 रखिए, तो 2 Fe आपका हो गया है। अब 2 Fe हुआ, अब बाकी चीज़ों को आप गिनने का प्रयास कीजिए। बाकी चीज़ आप गिनेंगे तो आप मिलाइए, सबसे पहले 2 Fe हो गया। अब देखिए 2 और S, 2 ठो S हुआ, तो S आपका इधर आपका 2 ठो है। उसके बाद 2 चौके 8 ऑक्सीजन है। अब गिनिए इधर ऑक्सीजन कितना है, 3, और 2 5 और 3 8। इसका मतलब सब सेट है, सब सेट है मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये संतुलित करने वाले से है। तो आपका ये हुआ सही जवाब। आपको संतुलित करने आना चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि इससे सवाल पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, ये आपका जैव प्रक्रम 10वां क्लास का चैप्टर 6 से आपका सवाल दिया है। तो सवाल है हमारा है कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभाग लेते हैं। तो इसे आप पहला चैप्टर का कहिए या छठा चैप्टर का, दोनों में ये सवाल है। तो इसे बस संतुलित आपको करना है, इसको भी। तो संतुलित आपका तभी होगा जब आप 6 और 6 रखिएगा। आप रख के देखिए यहाँ कि 6 और 6 रखिएगा, मतलब 6 ये पानी और 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तभी होगा। क्यों होगा उसको बताते हैं। जैसे कार्बन यहाँ 6 है, तो जब तक यहाँ 6 नहीं रखिएगा आपका होगा नहीं। और जब आप यहाँ 6 रखिएगा, हाइड्रोजन आपका कितना है, 12 और 2 14, तो हाइड्रोजन आपका यहाँ 12 दिख रहा है और यहाँ आपको दिख रहा है 12 और 2 14, तो यहाँ आप रखिएगा अगर 6, तो आपका 6 दूनी 12 आपका होगा। तो इसमें 6 रखने पर आपका सेट नहीं कर रहा है बिल्कुल। इसे आपको NCERT में ले चलते हैं कि इसका एग्जैक्ट आपको क्या है। यहाँ आपका ऑप्शन का अभाव में इस सवाल को सही किया गया है, अदरवाइज ये तो नहीं होगा। चलिए चलते हैं उस पेज। ये आपका वही पेज है। इस पेज में आप देखिएगा आपका सवाल आपका पूरा सेम है। और यहाँ संतुलित करने पर क्या है वो भी आप देखिए। संतुलित करने पर आपका क्या आ रहा है, यहाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड है और 6 जल है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, यहाँ आपका ये तो एक ही है, ये आपका 6 है, ये आपका 6 है। इसका मतलब 6 और 12 जल आपका 12 और कार्बन डाइऑक्साइड 6, तो 6 और 12 हुआ। और ऑक्सीजन जो है वो आपका 6 बन रहा है। अब वहां जो आपका दिया हुआ है 6 और 6, जबकि यहाँ दिया हुआ है 6 और 12, तो इस प्रकार इसका सही जवाब 6 और 12 होता, लेकिन आपका 6 और 6 दिया हुआ है जो कि गलत है।
तो ऐसे सवाल में आप क्लेम भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी का अटैचमेंट वहाँ मांगता है, जब आपका एग्जाम हो और ऐसे सवाल और कभी आपका गलत हो जाए तो क्लेम करने के बाद आंसर सुधारा जाता है। अगला प्रश्न, यदि एक आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण का बीच का कोण क्या होगा? तो चलिए इसे बनाते हैं। अवतल दर्पण है, तो ये आपका अवतल दर्पण है। एक मिनट, अवतल दर्पण हम लोग बनाते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है। चलिए, ये रहा आपका मुख्य अक्ष, और जो मुख्य अक्ष है, तो आपतित किरण क्या है कि उसके वक्रता केंद्र यानी यहाँ पर से गुजरती है। जो किरण आपतित है वो यहाँ से गुजर रही है। अब यहाँ से जब गुजरती है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का बनने वाला कोण कहता है। लेकिन एक मिस्टेक हुआ है, एक मिनट। वक्रता केंद्र कौन सा है इसे पहले हम लोग जान ले। ये जो दर्पण है, ये जिस गोले का भी हिस्सा है, कोई तो गोला रहा होगा उसी का हिस्सा, इसका जो केंद्र है, जिस गोले का भी हिस्सा होगा उसका जो केंद्र है उसे हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और ये तो आपका इसका ध्रुव है, तो वक्रता केंद्र आपका ये है। वक्रता से केंद्र से गुजरने वाली रेखा बिल्कुल नहीं मुड़ती, तो वक्रता केंद्र से जो पास करेगा वो मुड़ेगा ही नहीं, मतलब जैसे आएगा वैसे ही वो जाएगा भी, जैसे आएगा वैसे ही वो लौटेगा भी। इसका मतलब ये हुआ कि जाने वाले और आने वाले के बीच कोई अंतर नहीं है। तो जब कोई अंतर नहीं है तो कोण आपका क्या होगा? 0 होगा। शुरू में गलती से आपको वक्रता केंद्र मैंने इसको बता दिया था। वक्रता केंद्र आपका ये होगा, क्या होगा? कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जो कि फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो ये रहा आपका इसका आंसर 0, ये इस कारण से। अगला प्रश्न, ये 10वां क्लास के जीव विज्ञान के जीव जनन कैसे करते हैं उस पाठ से है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उसके कार्य करने के तरीकों को दर्शाती है। कौन सा विकल्प सही सुमेलन को दर्शाता है? कॉपर टी क्या काम करता है? मुखी गोलियां, उसके बाद कंडोम, और उसके बाद नालिका उच्छेदन। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ जो आपका जो सही जवाब है वो हम लोग देख लेते हैं। सही जवाब आपका क्या है? एक मिनट। सही जवाब आपका 4 है। 4 का मतलब इसको मिलान कर दिया जा रहा है। मिलान में आपका क्या है? तो ए का आपका क्या है? 4 है, यानी कॉपर टी आपका 4 के साथ जाएगा। निषेचन, रुक जाना। और उसके बाद बी आपका 3 है, मुखी गोलियां। तो मुखी गोलियां जो है वो रोपण का रुक जाना। और उसके बाद सी जो है आपका सी, वो आपका 2 में जाएगा। इसका मतलब शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं। और डी जो है आपका नालिका उच्छेदन, वो आपका 1 में जाएगा, यानी अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रकार के सवाल सारे एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न हैं। एनसीईआरटी बेस्ड आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, और ज़रूरत पड़ा तो 9 और 10 का एनसीईआरटी आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो 25 क्वेश्चन का सीरीज होता है, 25 एमसीक्यू का, वो आपका खत्म होता है। टाइम तो लगा, लेकिन अगर आप बेहतर एक्सप्लेनेशन भी चाहिएगा और समय भी नहीं देना चाहिएगा तो होगा नहीं, इसीलिए समय तो लगेगा। तो आप इतना देर बने हुए हैं तो सब्सक्राइब तो आप तक कर ही लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को एक लाइक दे के और बाकी किसी दोस्त को आप शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी दोस्त लोग इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में आपके डिमांड के अनुसार।